प्यारे बच्चों, कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान में जो पहला चैप्टर है भौतिक जगत, उसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि भौतिक विज्ञान क्या है, तो उसका जो दूसरा पार्ट है वो देखेंगे यहाँ पर। तो इसमें सबसे पहले हम आज जो पढ़ेंगे चीज़ें कि भौतिक विज्ञान का जो अब रेंज है, अर्थात इसका जो विस्तार है कि किन किन चीज़ों का अध्ययन हम लोग करते हैं बच्चों। तो अभी हम लोग देखेंगे अगले चैप्टर में, जब हम लोग मात्रक तथा मापन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो भौतिक विज्ञान में कुछ मूल राशियां हैं, तो जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, तो ये सब मूल राशियां हैं। तो हम देखेंगे कि लंबाई, हम कितनी लंबाई तक का अध्ययन करते हैं या कितने द्रव्यमान तक का अध्ययन करते हैं, तो उसको कहते हैं इनका परिसर। यानी इतना ज़्यादा रेंज है भौतिक विज्ञान का कि कहाँ से कहाँ तक का अध्ययन हम लोग करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भौतिकी का कार्य क्षेत्र एवं विस्तार क्या है। तो इसका कार्य क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। ठीक है बच्चों, इसके अंतर्गत लंबाई, द्रव्यमान, समय तथा ऊर्जा आदि राशियों का एक विशाल परिसर है। यानी बहुत ही एक बड़े रेंज में हम लोग उनका अध्ययन करते हैं। जैसे नंबर 1 जो लंबाई है, लंबाई में हम कहां से कहां तक का अध्ययन करते हैं 10⁻14 मीटर, जिसमें अति सूक्ष्म कणों का आकार 10⁻14 बहुत ही सूक्ष्म, ठीक है, बहुत ही सूक्ष्म कणों के आकार से लेकर के, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या उससे भी सूक्ष्म जो कण हैं उनके आकार से लेकर मंदाकिनी का विस्तार। हम लोग जानते हैं कि आकाशगंगा होती है, जो मंदाकिनी होती है, गैलेक्सी, जो ब्रह्मांड, ठीक है, ब्रह्मांड के अंतर्गत जो चीजें आती हैं, यानी अति सूक्ष्म से लेकर के पूरे ब्रह्मांड तक का अध्ययन हम लोग यहाँ पर करते हैं भौतिकी के अंतर्गत बच्चों। ठीक है, 10⁻26 मीटर तक इसका जो परिसर हो गया, परिसर का अर्थ है 10⁻14 से 10⁻26, तो 14 से जब 0 तक जाएंगे 14 ये हो गया और 26 ये हो गया, तो 10⁻40 मीटर तक, यानी इतनी ज्यादा लंबाई का हम लोग अध्ययन करते हैं, सीधे सीधे कह सकते हैं। यानी एक अति सूक्ष्म कण से लेकर के पूरे ब्रह्मांड तक का अध्ययन भौतिकी के अंतर्गत समाया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो अब अगली चीज देखेंगे समय का परिसर, यानी कितने समय से लेकर कितने समय तक का अध्ययन करते हैं। तो जब लंबाई के परिसर में प्रकाश की चाल से भाग दे देते हैं तो समय का परिसर भी निकल के आ जाता है। तो समय के परिसर में इसमें भाग देंगे जब प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, तो 10⁻22 सेकंड से लेकर 10⁻18 सेकंड तक समय का अध्ययन होता है। द्रव्यमान का जो परिसर है बच्चों, इसमें 10⁻30 किलोग्राम, अर्थात इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, सबसे कम द्रव्यमान किसका है, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, से लेकर 10⁻55 किलोग्राम, जिसे हम कहते हैं प्रेक्षित विश्व का द्रव्यमान, अर्थात जो हमारा पूरा विश्व है उसका द्रव्यमान कितना है, 10⁻55 किलोग्राम माना जाता है। यानी एक अति सूक्ष्म कण के द्रव्यमान से लेकर के पूरे प्रेक्षित विश्व के द्रव्यमान तक का अध्ययन हम लोग द्रव्यमान के अंतर्गत करते हैं। तो परिसर में, यानी इसका परिसर लगभग हो जाएगा 10⁻30 और 10⁻55, तो 55 और 30 85, तो 10⁻85 किलोग्राम तक का अध्ययन हम लोग इसमें करते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसका एक बहुत ही विशाल रेंज है अध्ययन करने का बच्चों। ठीक है, तो इस अध्ययन की रेंज को लेकर के अब हमने क्या किया, भौतिक विज्ञान को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। जो चीजें हमको दिखाई दे रही हैं उसको हम लोग स्थूल, हिंदी में क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग स्थूल चीजों का जो अध्ययन करते हैं वो क्लासिकल फिजिक्स, जिसको हिंदी में चिर सम्मत भौतिकी कहा जाता है, उसके अंतर्गत करते थे। अब जिसमें सूक्ष्म, अर्थात बहुत ही सूक्ष्म पार्टिकल्स का अध्ययन किया जाता है, बहुत ही छोटी छोटी चीजें जो हमारी आंख से नहीं दिखाई देती हैं उनका अध्ययन हम लोग करते हैं, तो वो मॉडर्न फिजिक्स में आ जाता है। तो इस आधार पे उसको दो भागों में बांटा जाता है बच्चों। तो पहले हम लोग वो देख लेते हैं। तो बच्चों अभी हम लोगों ने देखा कि भौतिक विज्ञान में जो राशियां हैं उनके अध्ययन का एक विशाल परिसर है। तो उस विशाल परिसर के आधार पर हम लोग उसको भी दो भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे भौतिकी के कार्य क्षेत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 स्थूल, स्थूल का अर्थ होता है पार्थिव तथा खगोलीय स्तर की परिघटनाएं। पार्थिव मतलब जो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं पृथ्वी पर, या खगोलीय यानी अंतरिक्ष में जो घटनाएं हो रही हैं उसको हम लोग स्थूल घटनाएं कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मैक्रोस्कोपिक। ठीक है,
और दूसरा होता है सूक्ष्म। सूक्ष्म का मतलब होता है माइक्रोस्कोपिक, यानी बहुत ही सूक्ष्म जो चीजें होती हैं, जैसे परमाणु है, अणु है तथा नाभिक स्तर की जो घटनाएं होती हैं, यानी जो चीज हमको सीधे सीधे ना दिखाई दे उसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक कहते हैं। तो इस आधार पर इसको भी हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। अभी हम लोगों ने इसके पहले देखा कि बहुत ही सूक्ष्म भाग से लेकर के एक बहुत ही बड़े भाग तक का अध्ययन हम लोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस आधार पर भौतिकी के अध्ययन को भी दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है चिरसम्मत भौतिकी, जिसको हम लोग क्लासिकल फिजिक्स कहते थे, यानी जो पुरानी हमारी फिजिक्स होती थी, जो जिसके पिता न्यूटन को माना जाता है, यानी जो पुरानी क्लासिकल फिजिक्स है उसके जन्मदाता न्यूटन। तो ये भी कभी कभी कोई पूछ लेता है कि भौतिक विज्ञान के पिता कौन है, तो इनमें दो पिता माने जाते हैं। जो पुरानी फिजिक्स थी हमारी उसमें न्यूटन को माना जाता है, और जो आधुनिक भौतिकी है, मॉडर्न फिजिक्स है, इसमें इनके पिता आइंस्टीन को माना जाता है बच्चों। ठीक है, तो इसमें जो है चिरसम्मत भौतिकी में पहला आता है यांत्रिकी। यांत्रिकी के अंतर्गत जो वस्तुएं चल रही हैं या जो भी गति हो रही है उसके अंतर्गत हम उनकी गति का अध्ययन करते हैं बच्चों। तो यांत्रिकी है जिसको हम मैकेनिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यही पढ़ेंगे आगे चल करके क्लास 11th में। इसके बाद ऊष्मागतिकी पढ़ेंगे, ऊष्मा से संबंधित अध्ययन जो आता है ऊष्मागतिकी के अंतर्गत आता है। फिर दोलन तथा तरंगे पढ़ेंगे बच्चों। ये सब हम लोग क्लास 11th में, ये सब चीजें हम लोग क्लास 11th में ही पढ़ेंगे। इसके बाद ये प्रकाशिकी यानी प्रकाश और उससे संबंधित अध्ययन जो अभी आप लोगों ने पिछले साल पढ़ा। वैद्युत गतिकी, ये इसमें जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उनकी गति का अध्ययन किया जाता है। तो ये जो होते हैं ये हम लोग 12th में पढ़ेंगे बच्चों। ये जो पार्ट है हमारा नीचे, इसको 12th में पढ़ेंगे। फिर मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग परमाणु, अणु और नाभिक का अध्ययन करते हैं, कैसे ये सब बने हैं। दूसरा अर्धचालक पदार्थों का अध्ययन करते हैं, और कई सारी चीजें होती हैं जिनका अध्ययन हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। तो ये सारी चीजों का अध्ययन भी हम लोग 12th में करेंगे बच्चों। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इनको दो भागों में सीधे सीधे डिवाइड कर दिया गया है बच्चों। तो इसमें जो अगला टॉपिक हमारा है वह है भौतिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी का अर्थ है टेक्नोलॉजी। तो जितनी भी चीजें हम लोग आजकल अपने आसपास देख रहे हैं, जो नई नई चीजें हमारे जीवन को आसान बना रही हैं, जैसे पहले यातायात के साधन नहीं हुआ करते थे, आज हमारे पास यातायात के साधन क्या है, बहुत सारे साधन मौजूद हैं, यहाँ तक कि हवाई जहाज भी मौजूद है। या जितने रॉकेट हैं या जितने भी उपग्रह छोड़े जा रहे हैं या जितनी भी चीजें हमारे आसपास हो रही हैं, उसमें हम लोग देखते हैं कि कोई ना कोई जो मशीनीकरण हुआ है। ठीक है बच्चों, जितनी भी चीजें मशीन के रूप में हमारे आसपास मौजूद हैं, जिन्होंने हमारे काम को आसान किया है, उसी को हम लोग मशीन कहते हैं। तो ये किसी न किसी भौतिक विज्ञान के सिद्धांत पर ही आधारित मशीन बनाई गई हैं। जो भी चीजें देख रहे हैं हम लोग, जैसे जनरेटर होता है तो ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। नाभिकीय रिएक्टर है तो ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। जो हमारा ऊष्मा इंजन होता था वो ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर आधारित होता था। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। तो जितनी भी मशीनें बनाई गई हैं वो किसी न किसी भौतिक विज्ञान के सिद्धांत पर आधारित होती हैं। तो विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी, तो जो मशीन है वो हमारी क्या टेक्नोलॉजी है, तो वो मशीन किसी न किसी सिद्धांत पर आधारित है। और वो सिद्धांत कहाँ से निकल के आया, भौतिक विज्ञान से ही निकल के आया। तो अब आप समझ सकते हैं कि भौतिक विज्ञान ने कितना जीवन आसान कर दिया है और लोगों को कितना कनेक्ट किया है एक दूसरे से। तो इसी को हम लोग कहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो साइंस और टेक्नोलॉजी का क्या संबंध है, यही संबंध है कि जो टेक्नोलॉजी है वो किसी न किसी साइंस के प्रिंसिपल पर बेस होती है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ हमने कुछ उदाहरण बताए। आप लोग यहाँ पर एक पूरी लिस्ट आपके बुक में बनी होगी, उस लिस्ट को देख करके जान सकते हैं कि कौन सा उपकरण किस सिद्धांत पे आधारित है। तो ये कुछ उपकरण है, यानी और भी बहुत सारे उपकरण है, वो किसी न किसी, हर एक उपकरण किसी न किसी सिद्धांत पर ही आधारित होता है। तो इस तरह से भौतिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक दूसरे से संबंध होता है बच्चों। अरे बच्चों, इसमें जो अगली चीज है वो है प्रकृति में कौन कौन से मूल बल पाए जाते हैं।
मूल का अर्थ है जो प्राकृतिक रूप से हमारे चारों तरफ मौजूद है, उसको हम लोग कहते हैं मूल बल। तो 4 प्रकार के मूल बल हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें जो पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा है प्रबल नाभिकीय बल और चौथा है दुर्बल नाभिकीय बल। तो जितने भी बल हमारे आसपास पाए जाते हैं, हजारों तरह के बल हमारे आसपास पाए जाते हैं, लेकिन उनमें उन बलों को इन 4 भागों में ही रख सकते हैं। तो वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे घर्षण बल होता है, अभिकेंद्रीय बल होता है, ऐसे बहुत सारे बल हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन जो है वो उनको इन्हीं चारों में से किसी न किसी भाग में हम लोग रख सकते हैं, तो इसीलिए इसको मूल बल कहा जाता है। तो इसमें जो मूल बल हैं उनमें कौन कौन से बल है ये बता दिया, उनके कौन कौन से प्रमुख गुण होते हैं उनका एक शार्ट में हम लोग ओवरव्यू पढ़ेंगे, और फिर आगे जब आएगा तो उसको हम लोग डिटेल में उसका अध्ययन करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल से हम लोग भली भांति परिचित हैं। तो कोई भी चीज हो, जैसे कोई भी चीज होती है, जब हम उसको छोड़ देते हैं तो जमीन पर ही गिरती है। क्यों गिरती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। पृथ्वी और इस वस्तु के बीच एक गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, जिसके कारण वो उसको खींच लेती है पृथ्वी। इसी तरह से सूर्य है, सूर्य के चारों ओर बहुत सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, वो चाहे पृथ्वी हो चाहे मंगल हो, बहुत सारे ग्रह हैं, उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं क्यों चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि सूर्य और उन ग्रहों के बीच एक गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, जिसके प्रभाव में उसके चारों ओर वो चक्कर लगा रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारी जगहों पर हमको ये गुरुत्वाकर्षण बल देखने को मिल जाता है, तो इससे हम लोग परिचित हैं। तो इसके बारे में एक दो चीजें देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज, 2 पिंडों में उनके द्रव्यमानों के कारण लगने वाला आकर्षण बल है। अर्थात 2 पिंड जिनमें कुछ द्रव्यमान है, द्रव्यमान के कारण ही ये गुरुत्वाकर्षण बल आता है। तो अगर 2 पिंड है और उनमें कुछ न कुछ द्रव्यमान है, तो उनमें वो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा उन पिंडों के बीच। ये चीज आप लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे, इससे रिलेटेड फार्मूला। फिर हम लोग आगे 11th क्लास में भी हमको इसका अध्ययन करना है। तो द्रव्यमान के कारण ही लगता है, और ये आकर्षण बल होता है बच्चों, ठीक है। नंबर 2 से ये सबसे दुर्बल बल होता है। अर्थात ये जो चारों प्रकार के बल हैं, इनमें सबसे कमजोर जो बल होता है वो हमारा क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है। और ये सदैव आकर्षण का बल होता है, कभी भी प्रतिकर्षण नहीं होता। अर्थात 2 पिंड जिनमें द्रव्यमान है, जब उनको आसपास रखेंगे तो वो हमेशा क्या करते हैं? एक दूसरे को खींचते ही हैं, ठीक है, कभी भी एक दूसरे को दूर नहीं धक्का देंगे। तो इसको कहते हैं सदैव ये बल कैसा होता है? आकर्षण का होता है, ठीक है। ये कुछ प्रमुख चीजें थी गुरुत्वाकर्षण बल में। अब हम लोग दूसरा बल पढ़ते हैं, विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल में बच्चों ये आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल है। अर्थात जो कण होते हैं, अगर उन पर आवेश है, अगर आवेश नहीं है तो विद्युत चुंबकीय बल कार्य नहीं करेगा। आवेश है किसी वस्तु पर तभी ये बल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो 2 कण जिन पर कुछ न कुछ आवेश है, जैसे ये 2 कण है, अगर इन पर आवेश नहीं है, ठीक है, तो इन पर इनके बीच कोई भी विद्युत चुंबकीय बल कार्य नहीं करेगा। अगर आवेश भी है, ठीक, तो इनके बीच विद्युत चुंबकीय बल कार्य करेगा। तो ये आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल होता है। नंबर 2, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻36 गुना शक्तिशाली होता है। अर्थात ये गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ही शक्तिशाली बल होता है। इसको कैसे निकाला गया? जैसे हम 2 प्रोटॉन ले लें, प्रोटॉन आप लोग जानते हैं, जैसे ये 2 प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे धनावेश होता है, धनावेश, ठीक। अब चूंकि ये कण है, तो कोई भी कितना भी सूक्ष्म कण हो, उनका कुछ न कुछ द्रव्यमान है, और द्रव्यमान होने पर उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा कुछ न कुछ। लेकिन उस पर आवेश हो ये जरूरी नहीं है। तो कोई भी कण हो, उसमें द्रव्यमान तो निश्चित है, होना है द्रव्यमान, लेकिन उस पर आवेश हो ये कोई जरूरी नहीं होता है। तो अगर द्रव्यमान तो रहता ही है, अगर उस पर आवेश भी है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे 2 प्रोटॉन है, इनका कुछ द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान के कारण क्या लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। लेकिन प्रोटॉन पर आवेश भी होता है, तो इस आवेश के कारण क्या लगेगा? इनके बीच एक वैद्युत बल भी काम करेगा, अर्थात विद्युत चुंबकीय बल भी काम करेगा। तो दोनों बल काम करते हैं। तो अगर किसी चीज पर 2 बल लग रहे हैं, तो कौन सा शक्तिशाली होगा? तो हम देखते हैं कि वो वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻36 गुना शक्तिशाली होता है बच्चों। तो ये काफी शक्तिशाली है।
नंबर 3, यह आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों रूपों में मिलता है। अगर दोनों समान आवेश है तो वहां क्या होगा, प्रतिकर्षण का बल होगा। अगर विपरीत आवेश है तो क्या होगा, आकर्षण का बल होता है। तो इस तरह से ये दोनों रूपों में मिलता है। लेकिन हमारा जो गुरुत्वाकर्षण का बल है ये सदैव क्या होता है, आकर्षण का ही होता है। ये दोनों में महत्वपूर्ण अंतर है। तीसरा है प्रबल नाभिकीय बल और चौथा है दुर्बल नाभिकीय बल। तो ये नाभिकीय बल है, अर्थात अब इसके नाम से आप समझ सकते हैं कि ये नाभिक के अंतर्गत ही ये पाए जाते हैं, बाहर कहीं और आपको ये बल देखने को नहीं मिलेंगे। तो प्रबल नाभिकीय बल ये नाभिक के भीतर ही मिलता है। नंबर 2, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के बांधे रहता है। तो नाभिक के भीतर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये एक दूसरे से नाभिकीय बल के द्वारा बने हैं। तो हम लोग जब क्लास 12th में नाभिक वाला चैप्टर का अध्ययन करेंगे तो वहां पर इसको डिटेल में बताया जाएगा। अभी हमको केवल यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी रखनी है। अब आवेश के प्रकार पर ये निर्भर नहीं करते हैं। आवेश के प्रकार का मतलब है नाभिक के भीतर प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। तो प्रोटॉन के बीच भी समान बल लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच भी समान बल लगता है और न्यूट्रॉन के बीच भी समान नाभिकीय बल कार्य करता है। अर्थात ये आवेश के प्रकार पर निर्भर नहीं करता है कि उस जिनके बीच ये बल लग रहा है उस पर आवेश है कि नहीं है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है बच्चों। अगली चीज, विद्युत चुंबकीय बल से 100 गुना शक्तिशाली, अर्थात ये सबसे प्रबल बल होता है। ये विद्युत चुंबकीय बल से भी कितना शक्तिशाली है, लगभग 100 गुना शक्तिशाली है। तो इस तरह से ये सबसे प्रबल बल होता है। जो भी हमारे नेचर में बल पाए जाते हैं उनमें सबसे प्रबल बल कौन सा है, ये नाभिकीय बल, इसीलिए इसका नाम क्या, प्रबल नाभिकीय बल। ठीक। अगली चीज है अत्यंत कम दूरी, लेकिन सबसे प्रबल बल तो है, लेकिन ये अत्यंत कम दूरी 10⁸ मीटर तक ही ये प्रभावी होता है। यानी अगर दो कणों के बीच दूरी 10⁸ मीटर से ज्यादा हो गई तो ये बल तुरंत ही क्या होता है, समाप्त हो जाता है। बहुत ही कम रेंज होती है जहां पर ये फोर्स लग पाता है। जबकि ये जो गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुंबकीय बल है ये बहुत ही लॉन्ग रेंज फोर्स है, अत्यंत, यानी इनका जो विस्तार माना जाता है अनंत तक। यानी बहुत दूरी पर भी अगर दोनों पिंड हैं उनमें द्रव्यमान है तो भी गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, और बहुत दूरी पर भी अगर दो कण हैं उनमें आवेश है तो भी विद्युत चुंबकीय बल लगेगा, भले ही उनका परिमाण क्या हो, कम हो जाए। लेकिन नाभिकीय बल जो है ये 10⁸ मीटर तक ही प्रभावी है, इसके बाद ये खत्म हो जाते हैं। इसी तरह से दुर्बल जो नाभिकीय बल है ये कुछ निश्चित नाभिकीय प्रक्रियाओं जैसे बीटा क्षय में प्रकट होते हैं। हम लोग अगले साल जब नाभिक वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि नाभिक टूट टूट करके जो है वो टूट करके विखंडित हो जाता है। तो उसमें से एक बीटा क्षय, अल्फा क्षय, बीटा क्षय आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा रहा होगा। तो बीटा क्षय में ही ये दुर्बल नाभिकीय बल प्रकट होते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल होते हैं, किंतु विद्युत चुंबकीय बल तथा प्रबल नाभिकीय बल से काफी दुर्बल होते हैं। तो ये किससे प्रबल होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल से ये प्रबल होते हैं, लेकिन इन दोनों की तुलना में ये काफी दुर्बल होते हैं। और ये जो इनका रेंज होता है ये इनका रेंज और कम होता है, ये 10⁻16 मीटर तक ही ये बच्चों प्रभावी होते हैं। ठीक है। तो ये प्रकृति में हमारे 4 प्रकार के मूल बल पाए जाते हैं। इनके बारे में जो मेन चीजें थी ये हमने आपको बता दी, और इसके बारे में जैसे जैसे आगे हम पढ़ते जाएंगे उसके बारे में डिटेल में अध्ययन करते जाएंगे। तो यहाँ जो चीजें बताई जा रही हैं वो केवल एक ओवरव्यू है जो हमको आगे पढ़ाना है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको केवल जानकारी प्रदान की जा रही है। अब हम आगे जैसे जैसे चैप्टर वाइज पढ़ेंगे वो डिटेल में वो चीजों को हम लोग पढ़ते जाएंगे। ठीक है। तो इसमें 1-2 चीजें और हैं छोटी छोटी, वो देख लेते हैं बच्चों। इसमें जो अगला टॉपिक हमको पढ़ना है भौतिक नियमों की प्रकृति, जिसमें क्या चीज बताई गई है, इसमें बताया गया है कुछ भौतिक राशियां समय के साथ परिवर्तित नहीं होती हैं, अर्थात संरक्षित होती हैं। जैसे ऊर्जा है, ऊर्जा हम लोग पढ़े हैं कि ऊर्जा संरक्षित होती है। इसी तरह से आप लोगों ने पढ़ा होगा संवेग संरक्षित होता है किसी वस्तु का। इस तरह से कुछ और भौतिक राशियां होती हैं जो समय के साथ परिवर्तित नहीं होती हैं, तो उनको कहते हैं ये संरक्षित होती है बच्चों। तो ये राशियां कुछ शर्त के अंतर्गत संरक्षित होती हैं, अर्थात उनके साथ कोई न कोई शर्त जुड़ी होती है, तब कहा जाता है कि ये संरक्षित होती हैं। तो वो जो शर्त होती है उन्हीं को संरक्षण नियम कहा जाता है, उसी को कहते हैं हम ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है बच्चों। तो इसमें कुछ संरक्षण नियम निम्नलिखित हैं। तो इसमें कुछ संरक्षण नियम यहाँ बताया गया है जिनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे
बस उनको केवल यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन दिया गया है। पहला है, जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम हम लोगों ने पढ़ा है कि ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है वो संरक्षित होती है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती ना ही नष्ट होती है, केवल हम उसका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम। दूसरा है रेखीय संवेग संरक्षण। ये भी आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है कि यदि कोई वस्तु चल रही है और उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, या कोई निकाय है जिस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए, तो इसमें क्या हो गया, बाह्य बल आरोपित ना करना एक शर्त है। ठीक है, जब वो शर्त रहेगी तभी रेखीय संवेग संरक्षण होगा। तो उसी को कहते हैं कि शर्त के अंतर्गत संरक्षित होती है। ठीक है, तो उस निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित होता है। जैसे रेखीय संवेग होता है वैसे ही एक कोणीय संवेग होता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अगली चीज है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण। तो इसमें एक नई चीज बाद में बताई गई, जो हमारे महान वैज्ञानिक हुए आइंस्टाइन, उन्होंने बताया कि द्रव्यमान और ऊर्जा को भी बदला जा सकता है, यानी किसी वस्तु के द्रव्यमान को ऊर्जा में या ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। तो उसको हम लोग किस फार्मूले से बदलते हैं, E बराबर mc²। m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान, c क्या है, प्रकाश का वेग, और E क्या है, ऊर्जा है। तो इस फार्मूले से उन्होंने बताया किसी वस्तु को के द्रव्यमान को ऊर्जा में भी परिवर्तित किया जा सकता है। और अगला है आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण का अर्थ है कि आवेश भी ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में उसको स्थानांतरित किया जा सकता है बच्चों। तो इस तरह से ये कुछ मूल नियम थे। अब हमारा जो पहला चैप्टर है भौतिक जगत, इसकी जो मुख्य चीजें थी वो हमने कवर कर ली। आपको इसमें केवल भौतिक विज्ञान के जगत से परिचित करवाया गया है। तो आगे के वीडियो में हम लोग जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मात्रक तथा मापन, उसको स्टार्ट करेंगे, जहां से हमको एग्जाम के व्यू से क्वेश्चन बनते हैं और परीक्षा में आने वाली चीजें वहीं से स्टार्ट होती हैं बच्चों। तो उसको आगे ध्यान से पढ़ेंगे और कॉपी और पेन ले करके आगे से पढ़ाई करेंगे, और जो चीजें बताई जाती हैं उनको नोट करते हुए भी आपको चलना है बच्चों। ठीक है, थैंक यू।